आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 के बारे में, जिसमें जिनवू के रीबर्थ के बारे में बात हुई है। मतलब उस डंजन से बचने के बाद जिनवू एक तरह से रीबॉर्न हुआ है। वेल, ये रीबर्थ क्या है, कैसे हुआ, ये सब चीजें तुम्हें इस एपिसोड में जानने को मिलेगी। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जिनवू हॉस्पिटल में है। यहाँ जिनवू उठता है और वो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों रीग्रो हो चुके हैं और वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये एक सपना था। लेकिन तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। उन दोनों का नाम हु और कैंग था और वो जिनवू को बताते हैं कि वो 3 दिन से हॉस्पिटल में सोया हुआ था। यहीं पर जिनवू सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है, जिसपे वो दोनों जवाब देते हैं कि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है तो वो हंटर से रिटायरमेंट ले रहा है, लेकिन जूही को बहुत बड़ा सदमा लग चुका है, इसलिए वो उससे धीरे धीरे बाहर आ रही है, जिसकी वजह से वो फर्दर मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वो दोनों आगे कहते हैं कि पूरे ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ 6 सर्वाइवर्स निकल चुके हैं, जिनमें से एक जिनवू भी था। इन लोगों ने सर्वाइवर्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि ऐसे टाइप के मिशंस में सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन जब उनकी टीम ने उस गुफा की छानबीन की, तब वहाँ जिनवू पड़ा हुआ मिला और उसके हाथ पैर ठीक थे और उनकी टीम को ना कोई स्टैचू मिली थी, ना ही कोई टेम्पल। अब क्योंकि सर्वाइवर्स बच के भाग चुके थे और तो उनके स्टेटमेंट्स की वजह से जिनवू बच गया, वरना इन सभी के मौत का कारण जिनवू को बताया जाता। अब यहीं पर वो दोनों जिनवू से पूछते हैं कि क्या उसने रीअवेकनिंग की है, जिसपे जिनवू शॉक हो जाता है और हमें बताया जाता है कि जब एक बंदा हंटर बनता है तो उसकी पावर्स वहीं पर डिसाइड हो जाती है कि कौन से लेवल पे है, ए रैंक से लेके ई रैंक या फिर एस रैंक। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल हंटर्स है जो कि रीअवेकनिंग को एक्सेस कर सकते हैं और रीअवेकनिंग के बाद वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि वो या तो ए रैंक में होते हैं या फिर एस रैंक में। इसी बात पे वो दोनों एक मशीन लाते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि उसकी अवेकनिंग हुई है या नहीं। अब यहीं पर उन दोनों में से एक बंदा बोलता है कि जो डंजन जिनवू और बाकी दोस्तों ने एक्सप्लोर किया था उसके अंदर बहुत ही खतरनाक बीस्ट थे और उन सबको मार के जिंदा बचना तो कोई ए या एस रैंक वाला बंदा ही कर सकता है। इसीलिए वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिनवू के पास आए हैं ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि जिनवू ने रीअवेकनिंग ली है या नहीं। जिसपे जिनवू एक्साइटमेंट में अपना हाथ उस मेटल डिटेक्टर पे रख देता है, लेकिन अभी भी जिनवू के पावर का स्कोर 10 है सिर्फ, मतलब उसकी पावर लेवल अभी भी ई रैंक में ही है। अब यहीं पर ये दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जिनवू भी सोचता है कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था ताकि उसकी पावर लेवल वो जान सके, लेकिन उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब यहीं पर जिनवू सोचता है कि इनको ये स्क्रीन से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और यहीं पर हम देखते हैं कि जिनवू के आगे एक स्क्रीन है। अब यहीं पर उस स्क्रीन में अनरीड मैसेज की नोटिफिकेशन थी जिसे जिनवू ओपन नहीं कर पा रहा था और जैसे वो ओपन करने वाला होता है उसे उस डंजन के फ्लैशबैक्स आते हैं कि वो मरने वाला था और उसने आखिरी टाइम में प्लेयर बनने का ऑप्शन चुन लिया था। अब यहीं पर जिनवू की बहन आती है। अब यहीं पर उसकी बहन उसे बहुत डांटती है और उसे धमकी भी देती है कि अगर वो बार बार डंजन में जाके ऐसे पिट के वापस आ जाएगा ना तो वो स्कूल छोड़ के काम पे लग जाएगी। जिसपे जिनवू पूछता है कि किसी गेम में अनरीड मैसेज को कैसे देखा जाता है। अब क्योंकि उसकी बहन ने बहुत सारे गेम्स खेल रखे थे तो उसे सबकी नॉलेज थी, जिसपे वो बोलती है कि मैसेज बॉक्स को ओपन करना है। अब जिनवू ऐसा ही करता है और उसे दिखता है कि बहुत सारे बॉक्सेस वहां पर खुल चुके हैं और उनमें से एक बॉक्स में ऐसा लिखा है कि उसके स्ट्रेंथ को अपग्रेड करने के लिए उसके पास डेली ट्रेनिंग टास्क आए हैं। ये सिस्टम जो है प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है और अगर यूजर डेली टास्क करने में नाकामयाब रहता है तो उसे उस बात की सजा दी जाएगी, लेकिन अगर प्लेयर इसे खत्म करता है तो उसे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अब यहीं पर जिनवू वो सारे डेली टास्क वाले बॉक्स को ओपन कर देता है और उसे डेली वर्कआउट का प्लान दिख जाता है वहां पर, और उसे एक और बॉक्स में नीचे एक सर्कल वाला टाइमर दिखता है कि अगर जिनवू ने इस टाइमर के अंदर वो सारे टास्क खत्म नहीं किए तो उसे सजा दी जाएगी। अब यहीं पर वो दोनों बंदे उस कार में बैठे थे और अपने प्रेसिडेंट को बताते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ नहीं। इसी बात पे उसका प्रेसिडेंट ये कह देता है कि उस डंजन को ऐसे स्पेशल केस रखो, मैं इसके ऊपर बाद में काम करूंगा। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है हंटर साइड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसमें ये रेड कोट वाला बंदा जिसका नाम च्यो है वो इस लड़की जिसका नाम चा है उससे नेक्स्ट बी रैंक्ड मिशन का हेड बनने के लिए कहता है, जिसपे वो पहले तो मना करती है, लेकिन यहाँ पर च्यो कहता है कि हमें आने वाले समय के लिए प्रिपेयर रहना होगा। एक हंटर चाहे जितना भी ज्यादा वीक हो वो ट्रेनिंग करके अपने कॉम्बैट एबिलिटीज को एनहांस कर सकता है। इसी बात पे चा मान जाती है और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ देखते हैं सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा डंजन खुल चुका है और यहीं पर सीन फिर से शिफ्ट होता है जिनवू की तरफ, जो कि आराम से सो रहा था लेकिन उसका टाइमर खत्म हो चुका था। इसी बात पे सडनली अर्थक्वेक आता है और जिनवू टेलीपोर्ट हो जाता है किसी रेगिस्तान जैसी जगह में, जहाँ वो सिस्टम उससे कहता है कि क्योंकि जिनवू ने ये सारे टास्क परफॉर्म नहीं किए तो इसलिए उसे 4 घंटों तक इन खतरनाक मॉन्स्टर्स से बचकर भागना होगा। अब जिनवू की फटके 4 हो जाती है और वो उनसे भागना चालू कर देता है। यहीं पर बाकी सारे नर्सेस जिनवू को ढूंढ रहे थे हॉस्पिटल में कहाँ गया बंदा, लेकिन यहीं पर जिनवू 4 घंटों तक उन मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था और वो मॉन्स्टर उस पर ऑलमोस्ट हमला भी करने वाला था, लेकिन जिनवू ने टाइम रहते वो सारा पेनल्टी टास्क खत्म कर दिया था, तो इसीलिए टाइमर खत्म हो जाता है और जिनवू टेलीपोर्ट हो जाता है हॉस्पिटल पे और वो देखता है कि पेनल्टी टास्क को पूरा करने के कारण उसे एक अच्छा रिवॉर्ड मिला है, लेकिन वो थक के वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब यहीं पर सुबह होती है और जिनवू पूरी तरीके से ठीक था। वो अपने घर पे भी बता देता है कि वो आने वाला है
लेकिन यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और जूही को कॉल आ रहा था कि वो एक डी रैंक डंजन में एज ए हीलर जाए, लेकिन क्योंकि जूही उस सदमे से बाहर नहीं आई है वो मिशन जाने से मना कर देती है। लेकिन उस कॉल पे उसे बताया जाता है कि जिन्वू अभी भी जिंदा है, जिसपे वो चैन की सांस लेती है और वो फाइनली जिन्वू से मिलने वहाँ पर चली जाती है। अब यहीं पर जूही देखती है कि जिन्वू ने दौड़ना चालू कर दिया है और उसे बाकी नर्सेस से ये पता चलता है कि वो ऐसा हर दिन कर रहा है। अब यहीं पर जिन्वू एक बेंच पे बैठता है और उसे पता चलता है कि उसने सारे टास्क खत्म कर दिए हैं और जिन्वू को ये सिस्टम यूज करते हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब यहीं पर हमें जिन्वू के मुंह से ही जानने को मिलता है कि ये सिस्टम जिन्वू का डेवलपमेंट के लिए है और वो हर दिन जब भी वो टास्क परफॉर्म करता है या फिर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करता है तो उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें से एक है फुल हील, जिससे वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कंप्लीटली ठीक कर सकता है। दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, जो कि वो अपने अलग अलग स्किल्स में लगा सकता है, जैसे स्ट्रेंथ हो गई, वाइटलिटी हो गई, वही नॉर्मल सी जो स्किल्स जो कि हमें गेम कैरेक्टर्स में देखने को मिलती हैं। अब यहीं पर जिन्वू आगे भी कहता है कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है और वो कहता है कि ये सब कुछ बस एक गेम की तरह है। अब यहीं पर जिन्वू हॉस्पिटल के बेड पे बैठा था और उसे डेली टास्क खत्म करने के कारण एक की मिलती है और उसके स्क्रीन पे लिखा होता है कि ये की दरअसल एक डंजन की की है, जिस डंजन के बॉस को डिफीट करके जिन्वू को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब यहीं पर जिन्वू अपने माँ के पास जाता है। अब यहीं पर हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें अचानक से जिन्वू की माँ बेहोश हो गई थी। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर्स ने कहा ये सब उस गेट ओपनिंग की वजह से हुआ है और वो फाइनल स्लीप में चली गई है और ये सब का कारण सिर्फ और सिर्फ मैजिक है। अब यहाँ पर डॉक्टर आगे भी कहता है कि आजकल के मेडिकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो उसकी माँ को सिर्फ जिंदा रख सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी पॉइंट के बाद से जिन्वू ने मेहनत करना चालू कर दिया था ताकि वो अपने माँ के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। अब कुछ देर के बाद उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर मैजिकल पावर्स आ चुके हैं और वो डिसाइड करता है कि वो हंटर बनेगा। इसके कारण वो अपनी माँ का इलाज बहुत जल्दी करवा पाएगा। लेकिन जैसे वो हंटर बनता है उसके पहले मिशन में उसको उसकी औकात दिख जाती है, जिसके कारण उसके कोलीग्स भी उसे कोई मैजिकल आइटम्स देने से मना कर देते हैं। अब यहीं पर सीन कट होता है और प्रेजेंट में आता है, जहाँ जिन्वू उस सबवे स्टेशन के पास पहुंचा था जहाँ पर उस नोटिफिकेशन ने उस डंजन का लोकेशन बताया था। अब यहीं पर जिन्वू खुद पे भरोसा करता है कि उसने जितनी भी ट्रेनिंग की है उससे अपने ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा है। अब यहीं पर ऐसा कहते ही वो अपना चाबी निकाल देता है, जिसके निकलते ही वहाँ पर एक गेट आ जाता है, जिसे खोल के जिन्वू अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके बाहर भागने का रास्ता बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बाकी लोग उस दरवाजे को अननोटिस करते हुए उसके आर पार जा सकते थे। यहीं पर जिन्वू कंफर्म करता है कि ये जो दरवाजा है अलग ही डायमेंशन में खुला है। अब यहीं पर जिन्वू थोड़ा सा डरता है क्योंकि उसने ऐसा डंजन कभी एंटर ही नहीं किया था और यहाँ पर उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि जब तक वो इस डंजन का फाइनल बॉस को मार नहीं देता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर सिस्टम उसे एक और चॉइस भी देती है कि या तो वो उस डंजन के बॉस को क्लियर करे या फिर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर जिन्वू पहले तो थोड़ा बहुत डरता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाते हुए डंजन के अंदर आगे बढ़ जाता है। अब जिन्वू के एंटर करते उसके ऊपर 3 गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, जिसमें पहले तो जिन्वू स्ट्रगल करता है, लेकिन उसके ट्रेनिंग के कारण वो जैसे तैसे उन तीनों गॉब्लिन्स को एक ही झटके में मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक और वुल्फ आता है और जिन्वू पे हमला कर देता है, जिससे जिन्वू बाल बाल बचता है। अब यहीं पर जिन्वू को पता चल चुका था कि ये जो वुल्फ है वो उन गॉब्लिन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जिन्वू लिटरली कांप रहा था और अपने पोजीशन से हिल नहीं पा रहा था और वो ये सोचता है कि उसके पास तो कोई हीलर भी नहीं है और अगर वो यहाँ पर जख्मी हुआ तो खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। और जिन्वू का ऐसा सोचते ही वो वुल्फ उसके ऊपर हमला कर देता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। काफी बढ़िया क्लिफ हैंगर है एपिसोड को खत्म करने का। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि जिन्वू कैसे इस वुल्फ से भिड़ेगा या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कैसे वो इस डंजन को क्लियर करेगा। वीडियो पसंद आए तो तुम्हें क्या करना है पता है चैनल के साथ। बस आज के लिए इतना ही। मैं तो तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।